जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतर चली हुई है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी अपना रिवीजन करते हैं, एक बेहतर अंदाज में सभी कुछ बढ़िया से पढ़ते हैं। स्पेशली रविवार के दिन मैंने आप सभी को कहा हुआ है कि जितना भी आपने शुरू से लेकर अभी तक पढ़ा हुआ है, उस पूरे के पूरे को बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। तो बताइए कि रविवार को किस किस ने, जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, सारा रिवीजन किया है? एक कंप्लीट रिवीजन किस किस ने किया है, फटाफट से एक बार बताइए। सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो, रिवीजन किया है, रिवीजन किया है। संडे की नहीं, वो सैटरडे की क्लास होगी। सैटरडे वाली क्लास जो है, असल में मैंने शुरू तो की थी 8 बजे, लेकिन मुझे नहीं पता था उसी समय पे दीपक भाटी सर ने भी क्लास लगा रखी थी। आ, इस वजह से बच्चों ने कहा कि भैया हमें दीपक भाटी सर की क्लास में जाना है, तो मैंने इसलिए उस क्लास को बंद कर दिया था। इस हफ्ते नहीं, आज और कल में ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। केवल आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक एक दिन में दोनों चैप्टर बड़े आराम से खत्म हो जाएंगे, तसल्ली से दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरू कर दें। तो हमारा चैप्टर जो है हीट यानी कि ऊष्मा, वो चैप्टर खत्म हो चुका है और अब हम नए चैप्टर पे चलते हैं। नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नंबर एक बार आप सभी बताएंगे, क्या नंबर है? चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। एक बार जरा बताएंगे कि विद्युत चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नंबर क्या है सीक्वेंस में? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार भाई। चैप्टर नंबर है हमारा 11। अच्छा, पूरी क्लासेस मुझे एक बार, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर क्लासेस के सीक्वेंस में कोई भी गड़बड़ है, आपका स्क्रीनशॉट लेकर मैं खुद भेज देता हूँ। एक सेकंड रुको। ठीक है, मैं एक बार, वैसे तो मैंने बोल दिया है टीम को, बाकी कुछ भी है तो मैं एक बार उसको और बोल देता हूँ। बस मुझे एक सेकंड का समय दे दो, मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ कि सारी क्लासेस को सीक्वेंस में कर दिया जाए। ठीक है, चलिए मैंने टीम को बोल दिया है, अगर कुछ भी आगे पीछे है तो वो चला जाएगा, हो जाएगा वो सही। आप निश्चिंत रहिए, अभी क्लास में तो नहीं सही करा सकता ना मैं उसको, टीम मैसेज देख लेगी। क्लास के बाद मैं उनको कॉल भी कर दूंगा और वो पूरा एक सीक्वेंस में सही करा दूंगा, मैं अपने पास बैठ के ही करा दूंगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा। अच्छा हाँ, इससे पहले थोड़ा सा हीट में रह गया है, हीट में थोड़ा सा रह गया है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। और उस टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो लिखेंगे आप मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा संचरण की विधियां, कि ऊष्मा कितने तरीके से आगे बहती है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ हमें यह पढ़ना है कि ठोस, द्रव और गैसों में ऊष्मा किस तरह से आगे बढ़ती है। तो देखिए, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में आप पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफर जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ठोसों में किस तरह से होता है। तो ठोसों में हीट का जो ट्रांसफर होता है इन सॉलिड्स, उसको कहते हैं हम चालन। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि चालन क्या होता है, तो आप कहेंगे कंडक्शन हीट का वो तरीका है जिससे हीट ठोसों में आगे बहती है।
अब ठोस कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लोहा है, वो गर्म हो रहा है, तो उसमें हीट जो आगे बढ़ रही है, सिर्फ हमने इनके नाम अलग अलग रख दिए हैं, ट्रांसफर हीट का ही हो रहा है, ऊष्मा ही आगे बढ़ रही है, बस हमने इनके नाम आगे रख दिए। तो सिर्फ पूछेगा कि बताइए चालन किसे कहते हैं, तो चालन होता है ठोसों में ऊष्मा का ट्रांसफर, सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर। उसके बाद पूछेगा कि बताओ द्रव, द्रव में क्या होता है, तो द्रव या गैसों में एक ही नाम होता है हीट ट्रांसफर का, लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर का एक ही नाम होता है लिक्विड एंड गैस, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर के इस नाम को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। ठीक है। और तीसरा मेथड जो है हीट ट्रांसफर का, ये होता है आपका जिसे चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। अब देखो लोग क्या समझते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हमें तीन चीजें हमने रट ली थी ऐसे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन, विकिरण। और बच्चों को लगता है ठोस, द्रव और गैस में, एक ठोस में हो रहा है, एक द्रव में हो रहा है, एक गैस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोसों में चालन ठीक है, लेकिन द्रव हो या गैस हो, दोनों में ऊष्मा चालन के प्रकार को हम संवहन कहते हैं। अब एक मेथड और बचता है ऊष्मा प्रवाह का, वो चलता है जहां पर कुछ भी ना हो, यानी कि निर्वात में चलता है, और निर्वात में ऊष्मा जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं हम विकिरण, यानी कि रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या है सभी के, द्रव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप पानी गर्म करते हो, तो पानी जिस प्रक्रिया से गर्म होता है उसे बस संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कोई गैस है, गैस गर्म हो रही है आपकी, उस प्रक्रिया को भी संवहन कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। और निर्वात में ऊष्मा कहाँ आ रही है, तो आप देखें कि ऐसे जो ऊष्मा आ रही है आपकी पृथ्वी तक, भाई पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक ही तो वायुमंडल है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और सूर्य तो हमसे हजारों किलोमीटर ऊपर है। तो 12 किलोमीटर से पहले सारा का सारा वैक्यूम है, खाली जगह है, वहां से जो ऊष्मा चल के आ रही है उस तरीके को हम रेडिएशन कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते। तो एग्जाम्पल होगा सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, यानी कि लाइट कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, इसको नोट करेंगे, थम्सअप करेंगे, और हम कह देंगे जी हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। अब 3 चैप्टर आपके ओवरऑल बचे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा है, मैग्नेटिज्म बचा है, और आपका ऑप्टिक्स बचा है, प्रकाशिकी बचा है। तो सीक्वेंस मैंने शुरू में जो भी लिखवाया हो, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, देन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है मैग्नेटिज्म, उससे थोड़ा सा पूछा जाएगा, और उसके बाद हम प्रकाशिकी शुरू करेंगे। तो ये परेशान मत होना कि शुरू में क्या लिखवा दिया था चैप्टर का सीक्वेंस, अब क्या है, 1-2 चैप्टर का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा। एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सौरभ भाई, रेलवे विज्ञान की बुक से एसएससी जीडी की साइंस 100% कवर हो जाएगी, एकदम सारे के सारे फैक्ट हैं उसमें। चलिए, तो अगले चैप्टर का नंबर 11 है, और शुरुआत में सीक्वेंस में मत जाइएगा, चैप्टर सारे हो जाएंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कर रहे हैं, विद्युत चैप्टर को कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विद्युत ना एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, अगर अब से मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, जितना हमारे पास अभी समय है उसमें विद्युत पूरा खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं विद्युत को, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, कुछ अच्छी अच्छी सी डेफिनेशन हमें इसमें पढ़नी है। देखो सबसे पहली जो राशि इसमें हमें पढ़नी है वो है आवेश यानी कि चार्ज, आवेश यानी कि चार्ज, जिसको हम छोटे क्यू से भी दिखा देते हैं और कई जगह बड़े क्यू से भी दिखा देते हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं, कोई समस्या नहीं। भाई चार्ज क्या है, तो बचपन में सभी ने ये जरूर किया होगा कि पेन लिया, बालों से घिसा, और उसे धूल के पास लेकर गए या कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए, और ये पाया कि कागज के टुकड़े और धूल के कण इस पेन से चिपकते हुए चले जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर अभी इस पेन के पास क्या नहीं है
जो ये धूल को नहीं चिपका रहा, और घिसने के बाद में क्या इसके पास आ जाएगा जो ये धूल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखिए उत्तर क्या रहेगा, ये आपके बाल हैं और ये आपका पेन है। जैसे ही पेन को आपने घिसा तो घिसने से क्या होता है, बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आकर इस पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पेन पर आकर बैठ जाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख देता हूं, है ना, ताकि आप समझ जाओ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाते हैं और देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो अपने आसपास की ऐसी चीजों को जो ना तो प्लस की हैं ना तो माइनस की हैं, देखो इस दुनिया की जितनी भी सभी चीजें हैं, जैसे ये पेन बनाया नेचर ने, प्रकृति ने बनाया, अभी इसके ऊपर कुछ प्लस का भी चार्ज है, कुछ माइनस का भी चार्ज है। कैसे है, हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी है, इतना तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये पेन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। मान लो घिसने से पहले पेन ऐसा था, बालों में घिसने से पहले इस पर देखो जितने प्रोटॉन होंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पर 50 प्रोटॉन हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन भी इस पर 50 ही होंगे। न्यूट्रॉन चाहे जितने हो सकते हैं, न्यूट्रॉन 52 हो, 53 हो, 54 हो, कुछ भी हो, यानी कि हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो सामान्यतः किसी भी वस्तु पर जब प्रकृति ने उसे बनाया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने की वजह से ये आसपास की किसी भी वस्तु को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने कहीं से भी इस पर फालतू इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो मैंने इस पर 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 50 प्लस 3 कितने हो गए, अब 53 हो गए। मान लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर 3 का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि मुझे कहीं से 3 का प्लस में आवेश मिल जाए, और उसके लिए या तो ये किसी धन आवेशित वस्तु को खींचेगा या किसी ऐसी वस्तु को खींचेगा जो उदासीन है। उदासीन का मतलब जिस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। अगर मान लो इस पर फालतू माइनस में आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो माइनस, प्रोटॉन का मतलब समझो बस प्लस, तो अगर इस पर फालतू इलेक्ट्रॉन है तो ये अब कोशिश करेगा कि मुझे, जैसे मान लो इस पर मैंने यहां दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आसपास के पड़े कागज से या आसपास की पड़ी हुई धूल से ये कोशिश करेगा कि मैं इतने ही प्रोटॉन और ले लूं। तो ये 8 प्रोटॉन ले लेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन को ले लेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन को ले लेगा, और फिर से ये कैसा बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब अपने अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कर लेगा। इसलिए ये पेन अपने आसपास पड़ी हुई वस्तुओं को खींचता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्यादा होना कहलाता है कि ये आवेशित हो गया था। अगर आप वर्ड का मतलब समझे, हिंदी वर्ड का, तो आवेशित का मतलब होता है कि कोई चीज आवेश में आ गई और वो कुछ कर सकती है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, गुस्से में आने के लिए हम ये भी कह देते हैं भाई आवेश में आ गया, वो आवेश में आके उसने ऐसा कर दिया। तो आवेश का मतलब अब वो कुछ कर सकता है। दुनिया की हर वस्तु के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है लेकिन बराबर संख्या में है, तो वो किसी दूसरे को ना खींचते हैं ना धक्का देते हैं। लेकिन अगर फालतू इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो फिर ये खींचना शुरू कर देगा, जैसे कि इसने एकदम से खींच दिया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो दुनिया की किसी भी वस्तु पर ना फालतू माइनस में चार्ज हो सकता है ना ही प्लस में हो सकता है। तो आवेश का सिर्फ ये मतलब होता है, यहां तक की पूरी कहानी से मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि भैया आवेश का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉनों का आ जाना। या देखिए दूसरी चीज समझिए, आपके बालों में से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर आए हैं पेन पर, इलेक्ट्रॉन खुद माइनस का होता है, तो ई के ऊपर माइनस लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद माइनस प्रकृति का है, और जब माइनस कहीं से आएगा तो वो उस चीज को प्लस करके चला आएगा। ये गणित की भाषा में सुनने में उल्टा लगता है। गणित में पैसे जेब में आ रहे हैं तो प्लस, जा रहे हैं तो माइनस, लेकिन यहाँ जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको माइनस करेगा और जिसमें से आ रहे हैं उसको प्लस कर दे। इसी चीज को बस हम आवेश कहते हैं कि उस वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे ये वस्तु ऋण आवेशित है। ज्यादा किससे? अपनी सामान्य स्थिति से। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है
किससे? अपनी सामान्य स्थिति से, जितना इसने प्रकृति ने इसे बनाया था। अब देखो ये भी शांत नहीं बैठेंगे, अब ये कहीं ना कहीं से माइनस का चार्ज लेने के चक्कर में लग जाएंगे और आसपास के माइनस चार्ज को खींचने की कोशिश करेंगे या किसी उदासीन वस्तु से माइनस चार्ज ले लेंगे। तो आवेश का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, या तो इंग्लिश में कहेंगे आप स्कार्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब स्कार्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब एक्सेसिवनेस, एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैंने शॉर्ट में ई के ऊपर माइनस लगा के लिख दूंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित, यानी कि निगेटिवली चार्ज्ड। एक बार थम्स अप करेंगे कि ठीक है, हमें मतलब समझ में आ गया। असल में आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी। एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनिए आगे क्या सवाल आता है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसके बारे में एक बात बताई। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने आवेश की खोज नहीं की है, आवेश की खोज गुलाम साहब करते हैं। और उस बात को आगे बढ़ाते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्या कहते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के अनुसार वो कहते हैं कि अगर देखो समान आवेश होंगे, अगर समान आवेश होंगे यानी कि सेम चार्ज अगर हुए, सेम चार्ज कौन कौन हो सकते हैं? जैसे प्लस के साथ या तो आप प्लस को रख दो या माइनस के साथ माइनस को रख दो। अगर आपने प्लस प्लस रख दिए या माइनस माइनस रख दिए तो ये हमेशा दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे एक लड़का बस में जा रहा है, अब मान लो वो रील देख रहा है, ऐसे एक आवाज आई, भैया यार हमें भी बैठा लो अपने पास, भाग यहाँ से, यहाँ जगह है। नजर ऊपर नहीं उठाएगा, आवाज आएगी, "अब क्या आप हमें यहाँ बिठा लेंगे?" एकदम से आंखें खुल जाएंगी, हाँ बैठिए ना। वो कहेंगी यहाँ तो पर जगह ही नहीं है, कहेंगे अरे हम उठ जाते हैं ना, आप बैठिए। तो भाई ये नेचर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति है ही ऐसी। समान आवेश, लड़का लड़का था उसने भगा दिया, और अपोजिट चार्ज है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा। ये सच में मजाक की बात नहीं है, प्रकृति है ही ऐसी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब कहते हैं कि अगर समान आवेश होंगे ना तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। समान आवेश के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और जो विपरीत आवेश होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। जो विपरीत आवेश होंगे यानी कि जो अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज का मतलब प्लस के साथ माइनस, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? अच्छा, प्रतिकर्षण का मतलब इंग्लिश में रिपल्शन होना है ना। प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्शन। यहां पे क्या होगा? आकर्षण मतलब अट्रैक्शन।
ये सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या कहा। सवाल आएगा अगला कि बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है। अगला सवाल देखिए, आवेश का मात्रक, अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया तो उसका मात्रक क्या होगा। यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप कहेंगे भैया जी यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम। ठीक, यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होती है और कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज से संबंधित अगला सवाल आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होगा। इससे बीएसएफ आरओआरएम कवर नहीं होगा। यार तुम लोग ऐसे सवाल पूछते हो, क्या तुमने मेरी बीएसएफ आरओआरएम वाली वीडियो नहीं देखी। मैंने कहा है भाई साहब कांस्टेबल छोड़िए, देखो फिजिक्स का एक स्तर होता है, एक होता है कांस्टेबल स्तर जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बहुत इजी लेवल है। एक होता है एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आईसीजी, इनका स्तर, वो इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। एक स्तर फिर आता है उसको ऊपर नीट लेवल, तो भाई नीट लेवल की फिजिक्स पूछी जाती है बीएसएफ आरओआरएम में। तो कांस्टेबल छोड़िए, इससे एक लेवल ऊपर से भी एक लेवल ऊपर की फिजिक्स पढ़नी रहेगी। आइए, सवाल पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या को सीधा सीधा याद रखना, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, ऐसे सीधा पूछा जाएगा। 1.6 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। हम सब करेंगे एक बार कि जी मुझे समझ में आ गई है आपकी बात, और हम कह सकते हैं कि हमने आवेश को खत्म कर लिया है। अब इससे बनने वाले अगले टॉपिक को समझेंगे। कूलाम कहां से आया है। कूलाम एक वैज्ञानिक है, कूलाम एक साइंटिस्ट है। कोर्स आजकल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो ये एक राशि हमने कंप्लीट की जिसका नाम था चार्ज यानी कि आवेश। अब तक हम आवेश के बारे में ये समझ चुके हैं। देखो इनको ना रटो मत, जैसे बस हम रटते हुए चले जाते हैं। आप फील करिए, जैसे फील करने का अर्थ ये होता है, कहीं पर आवेश की बात चल रही हो तो तुरंत पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, आवेश का अर्थ है या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आवेश का सीधा मतलब ये है कि या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर कमी है तो वो वस्तु धनात्मक है, अगर उस पर अधिकता है तो वो वस्तु ऋणात्मक है। आगे से इलेक्ट्रॉनों का मतलब आपके दिमाग में आवेश का मतलब यही समझ में आ जाना चाहिए। और ये एक आधा इलेक्ट्रॉन के मामले में बात नहीं चलती है। अगर आप एक बार पेन को घिसोगे तो हो सकता है 10-20 लाख इलेक्ट्रॉन आ जाए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगली राशि है जो आवेश से ही आपको समझ में आएगी, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक बात बताइए आप मुझे, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, या तो छोटे आई से दिखा देते हैं या बड़े आई से, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने ये पेन लिया, पेन को बालों में घिसा, और बालों में घिसने के बाद में आप इसे धूल के पास में लेकर गए, इसने धूल को चिपका लिया। क्या अगर आप कॉपर के तार को ऐसे घिसने के बाद लेकर जाओगे धूल के पास तो क्या वो चिपकाएगा। कभी करके देखना, कभी नहीं चिपकाएगा। क्यों नहीं चिपकाएगा, क्योंकि अगर कॉपर के तार पर इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, लेकिन क्या होगा, कॉपर का तार है मान लीजिए एक, और मेरा कॉपर को कहने का मतलब है एक चालक तार है। चालक का मतलब होता है जो अपने अंदर से विद्युत प्रवाह को अलाउ करते हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि ठीक है तुम मेरे अंदर से फ्लो हो जाओ। तो अगर किसी चालक तार पर, ये इतना नहीं है, मान लो बहुत पीछे है बहुत आगे है, अगर किसी चालक तार पर इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी इसे रुकने नहीं देगा। आवेशित तब हो सकता है कोई भी धातु, कोई भी मटेरियल, जब उस पर इलेक्ट्रॉन रुकें। पेन के पास इलेक्ट्रॉन आया वो वहीं बैठ जाएगा, ये इसको चला ही नहीं सकता। लेकिन कॉपर का तार इसको कभी भी अपने ऊपर रुकने ही नहीं देगा। ये कहेगा निकल लो भाई यहां से, यहां कोई जगह नहीं है, तुरंत निकल लो। यानी कि पहली चीज ये कि चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ये समझनी है। दूसरी चीज अब सुनो, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, या दूसरी वस्तु पर दूसरे तार पर एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये एक तार है, यहां पर दोनों की लंबाई बराबर है। इस तार पर इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से और यहां तक जाने में मान के चलिए 10 सेकंड लिए।
और इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरी धातु पर यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए 5 सेकंड लिए, यानी कि कम समय लिया। तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा अच्छी चालक है और ये ज़्यादा अच्छी चालक नहीं है। और इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक कितने समय में गया, इसी चीज़ को हम विद्युत धारा कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। अगर रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं हैं, तो उसको हम आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। और अगर यही आवेश चलना शुरू कर देता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये कितने समय में गया है, इसी को हम विद्युत धारा कह देते हैं। तो परिभाषा हम क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं कि भाई विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है आवेश के प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इसी चीज को परिभाषा में कैसे लिखोगे, फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, परिभाषा तो लिख दी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई धारा बराबर, यानी कि I बराबर, हम कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक कितने समय में गया। वेरी सिंपल, या तो आप सूत्र याद रख लो I बराबर Q/T, और आप कहो आवेश के प्रवाह की दर, समय का भाग लगा है, दर का मतलब यही होता है कि एक जगह मतलब कितना समय लिया, आवेश बह रहा है तो वो कितना समय ले रहा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और क्या क्या सवाल बनेंगे इससे, इससे पूछा जाएगा मात्रक, कि बताइए इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, एक तो यूनिट बनेगी सूत्र से, सूत्र से कौन सी यूनिट बनेगी, कूलाम बटे सेकंड, तो इसका मात्रक है कूलाम बटे सेकंड। ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही देगा सिंबल फॉर्म में, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर। और एम्पियर कैसा मात्रक है, एम्पियर इसका एसआई मात्रक है। एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम पर है जिनका नाम था आवोगाद्रो एम्पियर। एक बार हम सब करेंगे कि ठीक है, मुझे विद्युत धारा भी समझ में आ गई है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, सूत्र क्या होती है, मात्रक क्या होता है, और ये एक कैसी राशि है भैया जी, ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करिए थम्स अप अगर आप विद्युत धारा के प्रति समझ बना चुके हैं। रटना नहीं है, आगे अगर मैं बोलूं कि धारा बह रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि धारा बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ही हम आवेश कहते हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं कहीं तो इसका मतलब उस जगह पर एक आवेश है, नेगेटिव आवेश है, या हो सकता है धनावेश बह रहा हो। ज़्यादातर धारा को इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में ही कहा जाता है। विजय भाई, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है आप अपना अगला बर्थडे जो है वो सेलेक्ट होकर मना रहे हों, या तो किसी वर्दी में या किसी सरकारी दफ्तर के कार्यालय में बैठे हुए आप अपना जन्मदिन मना रहे हों। चलो समझ में आ गया, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गई विद्युत धारा। इसमें अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो सारे के सारे ये इस चैप्टर की आधारशिला विद्युत आवेश है। इलेक्ट्रिक चार्ज से ही सारे टॉपिक बनेंगे। जैसे विद्युत आवेश समझ लिया तो धारा आसानी से समझ में आ गई। अब अगला मुद्दा है विद्युत विभव। विद्युत विभव यह है, इसको हम करंट भी कहते हैं। आप नाव और बोट वाले सवाल में पढ़ते होंगे करंट। पानी की जो धारा है इसको कौन बहाता है, अगर मैं कहूं कि पीछे से मिलने वाला प्रेशर जो है वो इसको बहाता है। पानी की धारा को कौन बहाता है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, है ना। पानी की धारा को बहाने के लिए मुख्य कारण होता है पीछे से मिलने वाला प्रेशर, यानी कि दाब। प्रेशर के कारण धारा आगे बहती है। अगर एक पाइप है और पाइप में बस पानी ऐसे ही रुका हुआ है, पाइप जमीन पर पड़ी है, पानी ऐसे ही रुका हुआ है, पीछे से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा, तो क्या कहीं पानी बहेगा, कहीं भी नहीं बहेगा। ऐसे ही
एक तार है और अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ही छोड़ दो तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। विद्युत धारा को बहाने के लिए पीछे से कोई ताकत लगाने वाला चाहिए, और जो ताकत हम बैटरी आदि की मदद से लगाते हैं, आपने देखा होगा ना, एक पंखा है, तार भी है हमारे पास, तार में इलेक्ट्रॉन भी है। क्या अपने आप तार जोड़ते ही, पंखे में तार जोड़ते ही पंखा चल जाएगा? नहीं, जब तक उसे बैटरी से नहीं लगाओगे। तो जैसे पानी की पाइप में पानी की धारा को कौन बहाती है? दाब। ऐसे ही एक तार में विद्युत धारा को बहाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैटरी का। और बैटरी क्या देती है? वोल्टेज यानी कि विभव। तो बैटरी एक धक्का देती है इलेक्ट्रॉनों को, इस धक्के को ही हम विद्युत की भाषा में विद्युत विभव कहते हैं। तो पानी की धारा को बहाने के लिए दाब चाहिए, और विद्युत की धारा को बहाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को बहाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक विभव चाहिए, यानी कि हमें एक चार्ज चाहिए, ओ सॉरी पोटेंशियल चाहिए। इसी धक्के को हम लोग कहते हैं विभव, इंग्लिश में पोटेंशियल या वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन कैसी बनाते हैं हम? डेफिनेशन ये बनाते हैं कि यहां पर अगर कुछ आवेश है, मान लीजिए कुछ चार्ज है आपका रखा हुआ है, तो इस चार्ज को बहाने के लिए, अगर मान लो इस चार्ज को मुझे यहां से लेकर यहां तक ले जाना पड़ा। अब देखो एक चीज याद रखिए, एक चीज याद करिए, जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य की परिभाषा ही यही थी। अभी हमारा कार्य किस पर हो रहा है? आवेश पर हो रहा है। इसी कार्य को, जो आवेश पर हो रहा है, हम विभव कहते हैं। यानी कि हम परिभाषा बनाते हैं कि विद्युत विभव जो है वो क्या है? वो है कि हमें जो कार्य करना पड़ा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, यानी कि हमें जो वर्क करना पड़ा किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? कि वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज, यानी कि किसी आवेश पर किया गया कार्य, किसी आवेश पर किया गया कार्य। अब आपको ना रटना नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि विभव है तो फील आना चाहिए। विभव का मतलब वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बहा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहिए, आवेश कहिए, विद्युत धारा कहिए, सब एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनों का बहना कहिए, आवेश का बहना कहिए, धारा कहिए, सब एक ही बात है। अब ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? एक बार, वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज, किसी आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? तो फिर से वही चीज है, एक मात्रक तो मिलेगा आपको सूत्र से। अगर आप फॉर्मूले से यूनिट देखोगे तो क्या हो जाएगी? कार्य का जूल, आवेश का कुलाम। तो यूनिट होगी जूल पर कुलाम। लेकिन पेपर में वो ऐसे नहीं लिखेगा, पेपर में लिखेगा जूल पर कुलाम ऐसे करके, या आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुलाम को ऊपर ले जाएगा तो कुलाम की घात -1 भी दे सकता है। और इसका भैया जी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक तो एक शब्द का मात्रक है, ये है वोल्ट। ये सब साइंटिस्टों के नाम हैं, कुलाम, एम्पियर, वोल्ट, ये सब साइंटिस्टों के नाम। क्लियर है? एक बार सभी थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि इसका एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक वोल्ट है। तो विद्युत विभव के बारे में क्या क्या पढ़ लिया हमने? सूत्र पढ़ लिया, सूत्र से परिभाषा पढ़ ली, उसी से हमने मात्रक पढ़ लिया। अब कैसी राशि है? तो भाई ये भी एक अदिश ही राशि है, ये भी एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर ही क्वांटिटी है। एक बार थम्स अप करिए कि मुझे ये बात भी समझ में आ गई। अगर हाँ तो हमने 3 कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। भाई देखो, क्लास अपलोड दोस्त मैं नहीं करता हूँ, हमारी टीम है बैकएंड पे, वो अपलोड करती है। बट मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूँ अगर बैच में क्लास अपलोड नहीं हुई है रिकॉर्डेड। मैं तुरंत चेक करवा लेता हूँ, मैसेज मैंने डाल दिया है, और उसके बाद इन पर्सनल मैं खुद से चेक करा लूँगा। श्योरिटी देता हूँ मैं, इस क्लास के बाद आपका हो जाएगा। अब आप इस क्लास में मुझसे 1 बार कहो, 6 बार कहो, 20 बार कहो,
भाई क्लास के बीच में तो मैं नहीं उनकी शॉर्टिंग सही करा सकता, अगर कोई गलती हुई है तो क्लास के बाद ही मैं ठीक करा पाऊंगा। चलो क्लियर। चौथी राशि आती है इस चैप्टर की, छोटी छोटी राशियां हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनके बारे में। चौथी राशि आती है जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये नई टर्म है। भाई धारा किसने नहीं पढ़ी? पानी की धारा सबने पढ़ी है। धारा का मतलब होता है बहना, किसी चीज का बहना। पानी की धारा है तो पानी बह रहा है, विद्युत की धारा है तो विद्युत बह रहा है। आवेश किसने नहीं पढ़ा? आवेश का मतलब वो कुछ कर सकता है बस। विद्युत का आवेश हो गया, उसके सामने विद्युत लग गया तो वो कर सकता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस शब्द भी, प्रतिरोध शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब अगर विद्युत के मार्ग में रुकावट है, अच्छा विद्युत क्या है? वही इलेक्ट्रॉनों का बहना या आवेश का बहना या धारा का बहना। देखो विभव कभी बहता नहीं है। आप कहो किसी पाइप में प्रेशर बह रहा है, कितना अजीब लगेगा सुनने में। बह तो उसमें पानी ही रहा है, प्रेशर उसको बहा रहा है। अगर पानी के मार्ग में कहीं रुकावट आती है तो हम कहते हैं यार प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। किसी के विचार नहीं मिलते, विचारों में रुकावट आती है तो कहते हैं ना रेजिस्टेंस फील हो रहा है एक। ऐसे ही अगर देखो ये एक पानी की पाइप है, तो होता क्या है, अगर मान लो इस पानी की पाइप को मैं यहाँ से दबा दूं ऐसे, है ना, और फिर पूरी ये यहाँ से आ जाए, तो यहाँ पानी को बहने में थोड़ी सी समस्या होगी। ऐसे पानी को बहने में थोड़ी सी समस्या होगी, ऐसे ही यहाँ पर भी विद्युत को बहने में समस्या होती है। वहां हम कहते हैं यहाँ विद्युत प्रतिरोध है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज समझिए, ये है विद्युत धारा, इसको पीछे से कौन धक्का दे रहा है? वोल्टेज कह रहा है इसको तुम आगे चलो, और ये जो रुकावट है ये इसको रोक रही है। तो इस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल सी परिभाषा कि भैया विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, यानी कि ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला हमें ओम के नियम से मिलता है। कैसे मिलता है? प्रतिरोध के सूत्र के लिए आपको ओम का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो लगे हाथों यहां ओम का नियम भी पढ़ लेते हैं, जो कि प्रतिरोध से ही संबंधित है। ओम का यानी कि ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर आप इस तार की, ये वायर है, इस तार की तापमान आदि को ना बदलें तो इसमें बहने वाला विभव और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। विभव वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं एक दूसरे के। इस बात का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी। बात सीधी है, जितना ज्यादा पीछे से प्रेशर आएगा उतना ज्यादा पानी बहेगा। अगर प्रेशर कम होगा तो कम पानी बहेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी बहेगा। वेरी सिंपल सी बात है। तो ओम साहब कहते हैं, ओम का नियम कहता है कि विभव विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इज डायरेक्टली पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कि विभव जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फटाफट से नोट कर देंगे, इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं? ओम साहब के नियम को हम ऐसे लिखते हैं, आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, कि V सीधा अनुक्रमानुपाती I। और देखिए जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का सीधा ये मतलब होता है। जब भी हमें इस निशान को हटाना होता है, बराबर में बदलना होता है, तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। और नियतांक है हमारा, एक तो मिलेगा आपको सूत्र से और एक मिलेगा सीधा।
सूत्र से क्या मिलेगा आपको, V का मात्रक क्या होगा वोल्ट और I का मात्रक क्या होगा एम्पियर। तो सूत्र से आप कहोगे भैया जी वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाते हैं, और अगर इसका एसआई मात्रक देखोगे तो ये होता है ओम। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। और ओम का जो प्रतीक होता है वो होता है ये शिवजी वाला ओम नहीं है, ओ एम नहीं है, ओ एच एम। ये एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमंस ओम, उनके नाम पर ये इनका मात्रक है जिसको हम ओम बोलते हैं। तो ये तमाम जानकारी हमें प्रतिरोध से संबंधित रखनी है। एक बार हम सब करेंगे कि ठीक है क्लियर है, हमें समझ में आ गया। क्लास में कोई दिक्कत आ रही है एक बार बताना जरा, कुछ लोग बता रहे हैं क्लास में। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। क्लास कुछ साथियों के साथ इशू है, कुछ की बढ़िया चल रही है। देखो एक बार, कोई बात नहीं है, तो जो हाँ कह रहे हैं उनके साथ तो दिक्कत है ना। चलो अभी ठीक है। वैसे हमारे यहाँ क्लास ठीक चल रही है, हमारे फ़ोन में ठीक चल रही है, बट आपके साथ दिक्कत है इसलिए कह रहे होंगे, बट अभी मुझे लगता है ठीक है। अच्छा अब सुनिए, देखो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट पढ़िए आप। सवाल आता है कि बताओ सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है। तो भैया जी याद रखेंगे आप, सबसे अच्छा चालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर होता है चांदी, सिल्वर। अब देखो अच्छा चालक होने का मतलब क्या है, अगर अच्छे चालक का हम प्रतिरोध पूछें, रेजिस्टेंस पूछें, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अच्छे चालक में रुकावट हमेशा कम होगी। तो ऐसे भी पूछा जाता है इसी में कि बताओ चांदी का प्रतिरोध कैसा होता है। आप कहोगे भाई चांदी का प्रतिरोध जो है वो होता है न्यूनतम। सभी धातुओं में चांदी का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर आप कहेंगे ये कैसा होता है, ये मिनिमम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज वेरी लेस, ये बिल्कुल ना के बराबर रेजिस्टेंस। ठीक है चलो, सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ा रहे हो भाई दोस्त। देखो बिल्कुल स्पीड ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो शायद फिर बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आना बंद हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, आज सिलेबस मतलब कल हो जाए परसों हो जाए, लेकिन चलेंगे इसी स्पीड। ठीक है भैया जी, सभी को क्लियर है, एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया हमें यहाँ तक क्लियर है। अगर हाँ तो फिर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं और कहानी खत्म हो जाएगी। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। आपको ऐसा लगता है कि सोना महंगा है इसलिए सोना ज़्यादा अच्छा होगा। अरे धातु के मामले में अच्छा है, लेकिन कंडक्टिंग के मामले में चांदी अच्छी है। ऐसे मत सोचिए कि सोना महंगा है तो सोने की चमक ज़्यादा होती है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा फ्लो होंगे, या जो चीज़ आपको पसंद है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ऐसा किसने कह दिया। आगे देखिए, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचेगा आपका, और ये होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हेडिंग रहेगी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। देखिए एक बात आप समझें,
कि मान के चलिए ये एक पाइप है और इस पाइप में से पानी बह रहा है, लेकिन कहीं एक जगह से मैंने पाइप को बिल्कुल बंद कर दिया आगे जाके। अब इसमें से पानी आ रहा है, ये पाइप को मैंने यहाँ सडनली बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसमें से पानी आ रहा है, पीछे से ये पूरी पाइप है, प्रेशर भयंकर आए जा रहा है, हाई प्रेशर से पानी आ रहा है। तो पानी कहाँ जाएगा भाई? पानी को तो कहीं ना कहीं निकलना है। तो पानी क्या करेगा? इस पाइप को ब्लास्ट करेगा और बाहर निकल जाएगा। वैसे ही अगर किसी धातु में, किसी चालक में आवेश पीछे से खूब आ रहा है, विभव दबा के लग रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए जगह ही ना मिले, और इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए जगह कैसे नहीं मिलेगी? अगर मैं एक ऐसा तार ले लूं जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब इतना ज्यादा कि वो बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ने दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को, तो भैया इलेक्ट्रॉनों को भी निकलने के लिए कहीं से जगह चाहिए। यानी कि देखो, ऊर्जा जो होती है ना भाई, पानी में जो दाब लग रहा है ये एक ऊर्जा ही तो है, एनर्जी ही तो है। तो ऊर्जा को तो कहीं ना कहीं से जगह चाहिए निकलने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, जो विभव है, उसको तो कहीं ना कहीं से जगह चाहिए ही चाहिए। और वो कहाँ से निकलता है? किसी तार में से। अब तार फटता तो है नहीं, वो तार में से हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अगर किसी तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी विद्युत ऊर्जा किसके रूप में बाहर निकलेगी? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में। यानी कि पीछे से मिलने वाली तमाम विद्युत ऊर्जा को, भाई जो भी हमें वोल्टेज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो हम विद्युत ऊर्जा ही तो कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हमने किस में बदल दिया? ऊष्मा में बदल दिया। किसके कारण? प्रतिरोध को ज्यादा करके। तो परिभाषा ये रहेगी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की, कि अगर किसी तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, अगर किसी तार का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें बहने वाली तमाम धारा किस में बदल जाएगी? ऊष्मा में बदल जाएगी। और इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? लिखिए भाई, विभवांतर अलग से नहीं पढ़ना है, विभव के अंतर को विभवांतर कह देते हैं भाई। अगर आपने विभव को समझ लिया तो विभवांतर वही चीज है, विभव का अंतर विभवांतर है। तो लिखिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अत्याधिक अत्याधिक प्रतिरोध के कारण, अत्याधिक प्रतिरोध के कारण, अत्याधिक प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा कह दो, ऊर्जा कह दो, विद्युत धारा का विद्युत ऊष्मा में बदलना। ऊष्मा सब एक ही होती है, लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से है तो मैंने विद्युत लगा दिया ताकि आपको पहचान रहे। यानी कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू इलेक्ट्रिक हीट, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है? समझ आती होगी आपको बात। अब देखिए, इसके बारे में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जूल, जिनके नाम पे हम मात्रक पढ़ते रहते हैं ऊष्मा का, ऊर्जा का। उन्होंने एक नियम दिया, और जूल साहब ने कहा, अपना एक नियम दिया जिसको कहा जाता है जूल का नियम, जूल्स लॉ। बहुत सिंपल नियम है, सीधा सीधा नियम पूछा जाएगा। जूल साहब ने कहा कि देखो, अगर किसी तार में आई धारा बह रही है, अगर किसी तार में बहने वाली धारा जो है वो आई है, आई का मतलब कुछ मान होगा, 10, 20, 50 एम्पियर, और प्रतिरोध जो है उस तार का, रेजिस्टेंस जो है उस तार का वो है R, और लगने वाला समय जो है, लगने वाला टाइम जो है वो T है। तो बहने वाली जो ऊष्मा होगी, जो हीट होगी, बहने वाली ऊष्मा होगी, जिसको हम H से दिखाएंगे, वो इस फॉर्मूले के अंतर्गत बहेगी, H बराबर I²RT। सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से कौन सा सही है।
सीधा फॉर्मूला। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है इससे कि H जो है सीधी अनुक्रमानुपाती है किसके, आई स्क्वायर के, H सीधी अनुक्रमानुपाती है R के, H सीधी अनुक्रमानुपाती है T के। या तो ये चीज पूछ ली जाएंगी या सीधा फॉर्मूला। एक बार फटाफट थम्स अप करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट देना भाई, अभिषेक यादव का। थैंक यू भाई आफाक खान। देखो एक दो साथियों को कभी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे। दोस्त, फिजिक्स आप 9वीं 10वीं में भी पढ़ते हो, 11वीं 12वीं में भी पढ़ते हो, बीएससी एमएससी में भी पढ़ते हो। तो 9वीं 10वीं में थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, 11 12 में ज़्यादा है, बीएससी एमएससी में तो और ज़्यादा है। तो हमारे जो स्तर की विज्ञान है वो 9वीं और 10वीं के विज्ञान है। 9वीं और 10वीं के स्तर पे इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अगर आप उम्मीद करते हैं आपने कहीं 11 12 की पढ़ी है कि वही चीज़ पढ़ाई जाए, भाई फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो टाइम की वेस्टेज है और शायद फिर बैच लेने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो ये है कि जो मन में आया वो पढ़ते जा रहे हैं। बैच लेने का मतलब यही होता है कि एक निश्चित समय में सटीक कंटेंट आपको मिले जो अप टू द एग्जाम लेवल हो। चलो, इसमें एक लास्ट टॉपिक और है आपका। सवाल आता है कि इसका आप उपयोग कहाँ करते हैं जिंदगी में। तो लिखो अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इस नियम का इस्तेमाल आप जिंदगी में कहाँ करते हो। एप्लीकेशन, तो देखो इसके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन है इसका विद्युत बल्ब। पहला एप्लीकेशन है विद्युत बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, आज के समय में तो ये खत्म हो गया है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता था, उसमें जो तार लगा है, किसका तार लगा है विद्युत बल्ब में, आपसे यही सब चीजें पूछी जाएंगी कि बताइए विद्युत बल्ब का तार किसका लगा होता है, वायर किसका लगा होता है। तो आप कहेंगे टंगस्टन का। अब टंगस्टन का वायर ही क्यों लगा होता है, तो टंगस्टन का वायर इसलिए लगा होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध इसका होता है, हाई रेजिस्टेंस इसका होता है। हाई रेजिस्टेंस के चलते ये मिलने वाली तमाम जो इसको विद्युत ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, सबको ऊष्मा में बदल देता है, सबकी हीट बना देता है। अब आप कहोगे यार इससे हमारा उद्देश्य हीट लेना थोड़ी था, इससे तो लाइट लेना था। भाई गर्म होकर ही इसका जो तंतु है, जो फिलामेंट है, ये टंगस्टन का तार कह लो, फिलामेंट कह लो, असल में इसको ज्यादा फिलामेंट कहते हैं। तो ये चमकता है। फिलामेंट एक ऐसा तंतु है, टंगस्टन एक ऐसा तार है जो गर्मी पाकर चमकता है। इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब समझे कि क्यों हम इसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगाते हैं। तो असल में हमें इसमें पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा लाइट में नहीं मिलती है। बहुत सारी रोशनी तो ऊष्मा में ही खर्च हो जाती है, हीट में खर्च हो जा रही है एनर्जी। ये केवल 10-20% ही जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको लाइट में कन्वर्ट करता है, बाकी सबको हीट में कन्वर्ट कर देता है। आप इसके पास खड़े होकर देखो गर्मी लगने लगेगी। तो ये एक वेस्टेज थी, इसलिए इसको हटाकर आजकल एलईडी लगा दी गई है। 10 एलईडी के बराबर एक अकेला बल्ब एनर्जी लिया करता था, इसलिए इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वेस्टेज थी। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बल्ब का तार किसका होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यू सिंबल होता है इसका केमिकल, और इसका रेजिस्टेंस उच्च होता है। क्या कभी आप चाहेंगे कि जो टंगस्टन का तार है ये जल्दी से जल्दी गल जाए? नहीं, आप कहोगे ये बहुत अधिक तापमान को सह सके, तो इसका गलनांक यानी गलने का जो अंक है वो बहुत हाई है। तो आप कहोगे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। लगभग कितना होता है, 3480 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कुछ बुक्स में 3500 भी मिलेगा, दोनों लगभग एक ही बात है। इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं तभी क्लास ओवर करेंगे, है ना। अगली क्लास है क्या किसी की? बस इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, नहीं तो रह ही जाएगा ये। तो 3 चीजें पूछी जाएंगी, तार किसका बना होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, और गलनांक कैसा होता है। दूसरा उपकरण आपका आता है विद्युत हीटर। खूब आपने घरों में वो जो चीनी मिट्टी की प्लेट में जो स्प्रिंग लगी होती है, गूंज लगी होती है, वो आपने खूब देखे होंगे। तो ये सारे के सारे किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा को लेते हैं, ऊष्मा में बदल देते हैं। सवाल आएगा इसमें किसका तार लगा होता है, इसमें किसका वायर लगा होता है। तो इसमें जो वायर लगता है वो नाइक्रोम का वायर लगता है। ठीक है, अब देखो विद्युत हीटर में हमें ये नहीं चाहिए
कि वो, हम ये तो चाहेंगे कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदले, यानी कि हम ये तो चाहते हैं कि प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, मैं ये तो चाहूँगा कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये गर्मी में बदलेगा विद्युत हीटर। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि ये चमके। पता चला विद्युत हीटर रात को जला के सो गए, सर्दियों में इसने तो पूरे कमरे में रोशनी कर दी। इसलिए यहाँ हम टंगस्टन ना लगा के नाइक्रोम लगाते हैं। नाइक्रोम गर्मी देगा, चमकेगा नहीं। तो पूछा जाएगा इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। फिर सवाल आएगा कि बताइए इसका जो गलनांक है, क्या आप चाहोगे कि हीटर का तार जल्द से जल्द गल जाए? आप कभी नहीं चाहोगे। आप हमेशा ये चाहोगे कि गलनांक इसका उच्च होना चाहिए। वैल्यू इसकी नहीं पूछी जाएगी, निश्चिंत रहना। तो इसका भी गलनांक कैसा रखा जाता है, उच्च ही रखा जाता है। तो देखो, जिस भी चीज से आप विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहे हो, प्रतिरोध तो सबका ज्यादा ही रखना पड़ेगा। और गलनांक के बारे में सोच कर देखिए, ना आप बल्ब में चाहते हो कि तार जल्दी गल जाए, ना आप इसमें चाहते हो कि तार इसमें गल जाए। एक बार हम सब करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा शोभित भाई, टीए का पेपर हो जाएगा दीवान जी बैच से। अभिषेक मुझे बस क्लास का टाइम दे दो, मैं करवा दूंगा यार। चलिए क्लियर है। अब देखो एक तीसरी डिवाइस है, बस उसको पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। तीसरी डिवाइस है जिसका नाम है विद्युत फ्यूज। अब विद्युत फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें तार जो बना हुआ होता है, एक तार लेते हैं हम, एक वायर लेते हैं, तीन धातुओं के मिश्रण से। किस किस के से? कॉपर, टिन और सीसा। इन तीन धातुओं का मिश्रण लेते हैं। कॉपर, टिन और लेड। इनके सिंबल क्या होते हैं? देखिए, कॉपर का Cu होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉपर का Cu होता है, टिन का Sn होता है, लेड का Pb होता है। कॉपर, टिन और लेड के मिश्रण से हम एक धातु बनाते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये धातु ऐसी है कि देखो, हमारे घर के उपकरणों को 220 वोल्ट चाहिए, तो अगर 220 वोल्ट पीछे से सप्लाई आ रही है तो ये उसको गुजार देगी। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा हुई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, तो ये उसको ऊष्मा में बदल देगा, खुद पिघल जाएगा, टूट जाएगा, और पीछे से आने वाली सारी की सारी ऊर्जा आनी रुक जाएगी। यानी कि ये अपने प्राणों की बलि देकर पूरे विद्युत उपकरण को बचा लेता है। कई बार आपने लगा भी देखा होगा घर के उपकरणों में। तो सवाल आएगा कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, वो सिद्धांत तो क्लियर है। तार किसका बना होता है? दूसरा, प्रतिरोध कैसा होता है इसका? अगर आपको विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कहीं भी बदलवाना है तो प्रतिरोध को हमेशा उच्च ही रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को हमेशा हाई ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा पूछेगा गलनांक। देखो भैया, गलनांक आप इसका निम्न चाहोगे, मेल्टिंग पॉइंट आप चाहोगे इसका कैसा रहे? लो रहे, निम्न रहे। क्यों चाहोगे लो, क्यों चाहोगे निम्न? क्योंकि आप ये कभी नहीं चाहोगे कि ये पिघले ना, आप चाहोगे कि ये हमेशा पिघल जाए। बाकी दोनों का गलनांक जो है उच्च था और इसका गलनांक निम्न है। बस ये फर्क दोनों में याद रखना। ठीक है भैया, तो ये हमारा चैप्टर यहां तक ओवर हो गया है। अब कल हम लोग मैग्नेटिज्म को शुरू करेंगे, देन ऑप्टिक्स समझेंगे। तो मैग्नेटिज्म में तो दो चीज पढ़नी है, जनरेटर मोटर पढ़ना है बस, और ऑप्टिक्स में हमें उत्तल अवतल लेंसों और दर्पणों के बारे में पढ़ना है। वो भी कल आपका शायद कवर हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, क्योंकि इमेज वगैरह मुझे दिखानी होती। इसको नोट कर लीजिए आराम से। अगली क्लास का समय आपका भी है, मेरा भी है। कोई भी डाउट है तो एक बार कल हम उससे पूछ लीजिएगा आप शुरू में। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।